प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के गणित के थर्ड चैप्टर में हमने अभी तक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब ग्राफीय विधि के अलावा हमारे पास 3 बीजगणितीय विधियां भी हैं। इसमें सबसे पहले आता प्रतिस्थापन विधि, जिसका आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है विलोपन विधि और उसके बाद है वज्रगुणन विधि। तो अभी मैं आपके सामने ये डिस्कस करूँगा कि जब हमारे पास ग्राफीय विधि है तो बीजगणितीय विधि की क्या आवश्यकता है। ये देखिए, ग्राफीय विधि में हमें समीकरण युग्म दिया है। प्रत्येक समीकरण युग्म के लिए हमने इस तरह से ग्राफ ड्रा किया था, जहाँ प्रत्येक समीकरण को निरूपित करने वाली जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। उस बिंदु के निर्देशांक जो हमें इस दिए गए समीकरण युग्म का हल बताते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 7, 3 पर प्रतिच्छेद करता है, तो x बराबर 7 और y बराबर 3 इस समीकरण युग्म का हल है। तो अब देखिए समस्या कहाँ आती है। वो बिंदु पूर्ण संख्याओं में न हो करके कुछ इस तरह से हो कि जैसे 4/13 और 1/19, या फिर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2। अगर जहाँ पर ग्राफ प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु कुछ इस तरह के हों तो उनको पढ़ने में त्रुटि होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें बीजगणितीय विधियों की आवश्यकता पड़ी है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रतिस्थापन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसको हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करते करते ही सीख जाएंगे कि ये विधि क्या है और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं और प्रत्येक पार्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि x + y = 14 और x - y = 4। तो इस समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है कि एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु रखना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक रेड मार्कर है। इस रेड मार्कर को हटा करके इसकी जगह पर मैं ये ब्लैक रख देता हूँ, तो मैंने रेड की जगह पर ब्लैक को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। देखिए क्या है, स्टेप्स को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 और x - y = 4। इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ x और y दो चर हैं। किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान हम ज्ञात करेंगे। जैसे मैं दूसरे समीकरण से x का मान ज्ञात करता हूँ। x बराबर y को राइट साइड में ले जाइए, 4 + y। एक चर का मान दूसरे चर के रूप में हमें एक समीकरण से ज्ञात करना है। वो आपकी मर्जी, जिसमें से आपको आसान लगे उस समीकरण में से आप एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो y का मान x के रूप में ज्ञात कर लीजिए, चाहे x का y के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ x का मान ज्ञात कर लिया y के रूप में, तो इसे मैं समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ। अब देखिए कि जैसे ये मान हमने निकाला कहाँ से, सेकंड समीकरण से, दूसरे समीकरण से। अब ये मान उठा करके जब दूसरे से निकाला तो इसको उठा के पहले में रख देते हैं कि x की जगह पर 4 + y पहले में रखना है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ये मान दूसरे समीकरण से निकाला है तो इसको उठा के पहले में रखना है, और पहले में से ये मान ज्ञात किया तो इसको दूसरे में रखना है। तो क्योंकि मैंने ये x बराबर 4 + y दूसरे में से ज्ञात किया है तो इसको उठा के पहले में रखूँगा।
लिखूँगा अभी यहाँ पर x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा। अब x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में x यहाँ पर है, x की जगह क्या रखूँगा 4 प्लस वाई, तो यहाँ रख देते हैं 4 प्लस वाई, फिर ये वाला प्लस, ये देखिए x की जगह पुट किया, फिर मैंने ये प्लस फिर y बराबर 14, और 4 प्लस वाई को हम क्या कह सकते हैं 2y बराबर 14, और 2y बराबर 14, ये 4 राइट में ले जाइए, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2y बराबर 14 माइनस 4 10 हो जाएगा, और y बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, तो y बराबर 5। अब देखिए y बराबर 5 जो आया है उसे आप चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, या 3 में रख देते हैं। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ये आपकी मर्जी है, चाहे 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, x की वैल्यू सेम आएगी। x बराबर 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में देखिए x माइनस टी बराबर 3, और दूसरा समीकरण जो दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, तो इसे मैं समीकरण 1 मानूंगा और इसे समीकरण 2। अब दूसरे समीकरण में देखिए कुछ संख्याएं जो है वटे में दे रखी हैं, भिन्न के रूप में दे रखी है, तो पहले हमें इस समीकरण को ठीक करना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 3 दूनी 6 आता है, तो इस समीकरण को दोनों तरफ 6 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 को दोनों ओर 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको जैसे मैं 6 से गुणा करूँगा, इसको भी 6 से गुणा करूँगा, इधर भी 6 से गुणा करूँगा, तो 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 6 के 36, तो ये बनेगा हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। अभी तक मैंने प्रतिस्थापन विधि का कोई प्रयोग नहीं किया, मैंने जस्ट सेकंड समीकरण का रूप चेंज किया है, रूप बदला है। अब देखिए कि हम पहले और तीसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा तो सेम ही है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हो गया है। तो अब यहाँ से देखिए कि हम एक चर की वैल्यू ज्ञात करेंगे दूसरे के रूप में, तो हम यहाँ से आसानी से देख पा रहे हैं कि पहले समीकरण से s की वैल्यू निकालना आसान है, तो जहाँ से आसान होगा वहीं से हम एक चर की वैल्यू दूसरे चर के रूप में ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा कि s बराबर 3 तो राइट में पड़ा, ये t को और ले जाइए, t माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाकर के प्लस का हो जाएगा। तो इसे समीकरण हम 4 का नाम देंगे। तो अब देखिए कि s बराबर 3 प्लस टी निकाला कहाँ से, फर्स्ट से, रखें कहाँ पे, थर्ड में, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सेकंड में से निकाल के फर्स्ट में रखा था, अब फर्स्ट से निकाल के थर्ड में रखें, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो सेम ही है इस क्वेश्चन में। अब s बराबर 3 प्लस टी रखेंगे, 2 गुणा में
3 + t प्लस में 3t बराबर 36। 2 की 3 के साथ गुणा 6, 2 की t के साथ 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 + 5t बराबर 36। अब 5t बराबर 36 राइट में पड़ा है, 6 को और ले जाइए, 6 इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जा कर के माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 - 6 30, t बराबर 30/5, 5 × 5, 5 × 30, तो t बराबर 6। यहाँ इम्प्लाइज का निशान या फिर या लिख दीजिए। t बराबर 6 समीकरण 4 में पुट कर दीजिए। t बराबर 6 समीकरण 4 में रखने पर क्या आएगा? s बराबर 3 + 6 9, तो इसलिए s बराबर 9 तथा t बराबर 6 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब देखिए कि हमें एग्ज़ाम में ये चेक करना हो कि हमारा सम ठीक है या गलत है। इसके लिए ये 9 और 6 आप इन दोनों समीकरणों में पुट करके देख लीजिए। s बराबर 9 और t बराबर 6, 9 में 6 गए 3। इसी तरह से इसमें भी पुट करके देखें, अगर राइट हैंड साइड में 6 आता है तो हमारा आंसर सही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को देख के स्टूडेंट्स ये कहते सर हम अपने आप कर लेंगे, फर्स्ट जैसा ही है। वैसे तो फर्स्ट जैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो आप ध्यान से देखें इसे भी। थर्ड पार्ट का जो हल है उसमें 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे। फिर वही करेंगे कि पहले समीकरण से एक चर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले चर में से y की वैल्यू निकालना मुझे आसान लग रहा है, तो मैं पहले समीकरण में से y की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ कि y राइट में ले गया, 3 लेफ्ट में ले आया। ओके, तो देखिए, अगर ना समझ में दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास 3x - y बराबर 3, तो 3x 3 लेफ्ट में ले आइए और y माइनस का है, राइट साइड में जा कर के प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर 3x - 3, y बराबर 3x - 3। इस तरह से लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में मैंने लिख दिया है। आगे देखिए कि y की वैल्यू कहाँ से निकाली? फर्स्ट में से। रखें कहाँ पे? सेकंड में से। तो ध्यान रहे कि जिस समीकरण में से आपने चर का मान दूसरे चर के रूप में प्राप्त किया है, उसी समीकरण में वापस वैल्यू पुट मत कर देना, दूसरे में करना है। तो y बराबर 3x - 3 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? 9x - 3, y की जगह पर हम रखेंगे 3x - 3 बराबर 9। तो देखिए, 9x - 3 दिए, 9x प्लस का 9 बराबर 9। यहाँ प्लस का 9x और माइनस का 9x घटेगा, 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 बराबर 9। तो देखिए, यहाँ पर x का कोई भी मान हो तो 9 बराबर 9 हमेशा सत्य होगा। यह है
x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। और x के प्रत्येक मान के लिए y का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं तथा x के प्रत्येक मान के लिए y बराबर 3x - 3 है। तो x का तो हम जितनी मर्जी अपरिमित रूप से अनेक मान ले सकते हैं, तो y के भी अपरिमित रूप से अनेक मान आ जाएंगे। इसलिए इस दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जहाँ x का कोई भी मान लिया जा सकता है तथा y बराबर 3x - 3 होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आपको दशमलव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, एक बिल्कुल सिंपल समीकरण में आ जाएगा। दोनों समीकरणों को दोनों ओर 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए। पहला समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा समीकरण बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इस समीकरण को मैं समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ और इसको 4 का। अब समीकरण 3 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। समीकरण 3 से 2x बराबर 13 - 3y और x बराबर 13 - 3y बटे 2, इसे 5 का नाम दे देते हैं। तो x बराबर 13 - 3y बटे 2 समीकरण 3 से निकाला हमने, 4 में पुट कर देते हैं। x का यह मान समीकरण 4 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर 4 13 - 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के अंदर गुणा कीजिए, 13 दूनी 26 और माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब आगे देखिए, ये 26 जब राइट साइड में जाएंगे तो माइनस के 26 हो जाएंगे, माइनस 6y प्लस के 5y हो जाएगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26, या y बराबर -y बराबर -3, या फिर y बराबर
3, y बराबर 3 समीकरण 5 में रख दें। y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर क्या आएगा, x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह पर 3 रख दिया बटे 2, 13 माइनस 9 बटे 2, यानी 13 में से 9 गए 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाता है 2। तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अतः y बराबर 3 तथा x बराबर 2 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। अब आगे पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट आता है। वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। कई बार स्टूडेंट्स जो है वो इस वर्गमूल को देख करके घबरा जाते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर हम वर्गमूल से संबंधित विशेष कोई फार्मूला लगा तो उससे मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा। तो यहाँ से देखिए, इसे समीकरण 1 माने और इसे समीकरण 2 माने। समीकरण 2 से मुझे लग रहा है कि आसान है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा कि वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 8y, क्योंकि साइड माइनस का राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा। 0 प्लस समथिंग वो समथिंग रहता है। तो x बराबर क्या आएगा, वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y। इसे हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब देखिए, x का मान हमने y के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इस मान को हमने 2 से ज्ञात किया है तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात 1 में रखेंगे। x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा, वर्गमूल 2 और x की जगह पर ये पूरा वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 गुणा y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब देखिए, वर्गमूल 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 8 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब एक पेयर तो कंप्लीट हो गया, तो वर्गमूल 8 को मैं लिख सकता हूँ। जो पेयर कंप्लीट हो गया उसको एक बार बिना वर्गमूल का लिख दिया, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ उसको वर्गमूल लगा करके लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 8 को इस रूप में लिख दें, तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8 को मैं लिखूँगा 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3y। देखिए, यहाँ पर मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 रख दिया, सिर्फ इसको चेंज किया है। वर्गमूल 8 को 2 वर्गमूल 2 रख दिया है बटे वर्गमूल 3 जो था वही रखा, प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। अब देखिए, याद रखिएगा कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 1 बटे 2 पावर। और जब आधार सेम हो तो गुणा करते समय पावर ऐड हो जाती है, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है कंप्लीट, आधा प्लस आधा 1। तो इसी तरह से याद रखें, जब भी वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे तो वो 3 होता है, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 करेंगे तो वो 5 होता है। इन चीज़ों का हम बार बार यूज़ करेंगे 10th क्लास के मैथ में, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद रख लें। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2
2 गुणा 2, 2 दूनी 4 बटे वर्गमूल 3। अब देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा होगी 2, 2 दूनी 4 बटे वर्गमूल 3, y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब देखिए यहाँ नीचे वर्गमूल 3 रह गया। इस वर्गमूल 3 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ वर्गमूल 3 से गुणा करूँगा। दोनों तरफ वर्गमूल 3 से गुणा करने पर क्या होगा, देखिए जिसे मैं एक बार रफ करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 हो जाएगी। 0 गुणा वर्गमूल 3 0 हो जाएगा। देखिए क्या लिखूँ यहाँ, 4y प्लस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3y। अभी मैंने बताया था यहाँ पर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3y बराबर 0। अर्थात यहाँ से 3y, यहाँ से 4y प्लस 3y 7y बराबर 0, या फिर y बराबर 0। y बराबर 0 समीकरण 3 में पुट करने पर x बराबर वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 गुणा 0। 0 गुणा कुछ भी हो 0 ही होता है, तो x बराबर क्या आएगा 0। अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट देखिए। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो अब देखिए इस तरह से अगर बटे में लिखे हो तो हम एलसीएम ले करके जो भी एलसीएम आता है उसी संख्या से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम पहले समीकरण में भी 6 आता है और दूसरे समीकरण में 3, 2 और 6 का एलसीएम भी 6 आता है। तो दोनों समीकरणों को दोनों तरफ 6 6 से गुणा करने पर, वैसे यहाँ तो दोनों का सेम एलसीएम आ रहा है। अगर अलग अलग एलसीएम भी आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं। मान लीजिए इसका एलसीएम 6 आ रहा हो, इसका कुछ और आ रहा हो, तो इसको 6 से गुणा कर दें, इसका जो एलसीएम आ रहा हो उससे गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखिए कि इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 2 तिये 6 और 3 दूनी 6। ये काम आपने रफ में करके देखना है। और 3 तिये 9x और -5 दूनी 10y बराबर -12। और इस समीकरण से इसको भी हमें दोनों तरफ 6 6 से गुणा करनी, क्योंकि यहाँ पर भी एलसीएम कितना है 6 ही है। तो 3 दूनी 6, 2 तिये 6 और 6 से 6 कैंसिल। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसे समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण 2 मान लें। और फिर देखिए पहले समीकरण से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। समीकरण 1 से
9x बराबर 10y राइट में चला जाएगा, माइनस के 12 पहले से पढ़े हैं, या फिर x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। ये x की वैल्यू फाइंड आउट कहाँ से की? फर्स्ट से, रखेंगे कहाँ पर? सेकंड में। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखें तो 2x की जगह पर ही ये पुट करना है, 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए बटे में 9 है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या करूँगा? 9 से गुणा करूँगा। जब 9 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा कि यहाँ पर 9 से गुणा किया, यहाँ भी 9 से गुणा किया और यहाँ पर भी 9 से गुणा करूँगा। तो 9 से गुणा करूँगा तो ये तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की 10 के साथ गुणा, 20y माइनस 24 प्लस 9 3 27y बराबर 13 में 117। अब 20y प्लस 27y कितना आ गया? 47y माइनस के 24 राइट में जाकर के प्लस हो जाएंगे, 117 प्लस 24 ये आएगा 141। यहाँ से y की वैल्यू हो गई 141 बटे 47, 47 एकम 47, 47 तीय 141 होता है। तो यहाँ से y बराबर 3 आ गया। अब y बराबर 3 जो है ये समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा? x बराबर 10, y की जगह रखेंगे 3 माइनस 12 बटे 9, 30 माइनस 12 18 बटे 9, 9 1 9 9 दूनी 18। तो x बराबर 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा।